अवाम तो उसी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान में दुनिया की तीसरे नंबर की महंगाई देख रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और 2019 के आखिर में चीन से एक ऐसा वायरस फैला जिसने देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। निज़ाम ज़िंदगी इस तरह मफलूज हुआ कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगाना पड़ा। फिर उसके बावजूद भी कोरोना वायरस से अब तक 55 लाख से ज़ायद जानें जा चुकी हैं। लाखों लोग अब भी इस वायरस से लड़ रहे हैं। मामूलाती ज़िंदगी अब भी नॉर्मल नहीं हो सकें और कोरोना वायरस से अमरीका बरतानिया समेत दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें तबाह हुई जो अब तक रिकवर नहीं कर पाई। बहुत उनको नुकसान हुए। लेकिन कोरोना की इन सब तबाहकारियों के बावजूद दुनिया में चंद ममालिक ऐसे भी हैं जिनमें बेहतर हिकमत अमली की वजह से कोरोना ने वहां इतनी बड़ी तादाद में तबाही नहीं मचाई जितनी दुनिया के दूसरे और बड़े ममालिक में मची, और इनमें से एक पाकिस्तान भी है। और कोरोना के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की हिकमत अमली की दुनिया कई बार तारीफ भी कर चुकी है। पाकिस्तान को उसके इक़दाम पर सराहा भी जा चुका है और अब बैनुल-अक़वामी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान की कोरोना वायरस के फैलाव से बचाव के लिए बनाई गई हिकमत अमली पर उन्हें एक बार फिर सराहा है। मारूफ जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने यह एतराफ़ किया है कि कोरोना के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतवाज़िन फैसलों और NCOC के बेहतर इक़दाम से सूरत हाल मामूल पर आई और पाकिस्तान की मईशत बहाल हुई है। द इकोनॉमिस्ट की आलमी मईशतों पर रिपोर्ट में बताया गया है कि 50 मुल्कों की नॉर्मलसी इंडेक्स में कोविड के बाद बहाली के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त फहरिस्त में मिस्र के बाद दूसरे नंबर पर रहा है। 50 मुल्कों के नॉर्मल इंडेक्स में पाकिस्तान का दूसरे नंबर पर आना ज़ाहिर एक अच्छी बात है और वफाकी वज़ीर इस बात का क्रेडिट भी ले रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबबंदी असद उमर ने ट्वीट किया, द इकोनॉमिस्ट का इंडेक्स उन्होंने शेयर करते हुए कहा कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो नॉर्मलसी इंडेक्स में तीनों रैंकिंग्स में टॉप 3 में रहा है। पाकिस्तान को कोविड के खिलाफ इक़दाम में सर फहरिस्त कारकर्दगी के तौर पर तस्लीम किया गया है। अब हुकूमती वज़रा के जवाब में पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शरी रहमान ने भी ट्विटर पर एक इंडेक्स शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान महंगाई की शरह के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर है। शरी रहमान ने अपने ट्वीट में कहा कि द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के बाद आवाम हुकूमत से पूछ रही है कि क्या अब भी पाकिस्तान खित्ते में सस्ता तरीन मुल्क है। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन वफाकी हुकूमत इसे तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है और आए रोज़ काबीना अरकान की महंगाई से मुतालिक बयानात भी सामने आते रहते हैं। हुकूमत और वफाकी वज़रा द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट दिखाकर अपनी कारकर्दगी की तारीफ़ें कर रहे हैं। लेकिन आज से ठीक 4 महीने पहले द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दुनिया के 42 ममालिक में महंगाई की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर उस वक्त चौथा था। लेकिन हुकूमत और हुकूमती वज़रा उस इंडेक्स को मानने को ही तैयार नहीं थे। वज़ीर ख़जाना का उस वक्त ये कहना था कि इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान जैसे ममालिक बेलारूस, जॉर्जिया, गयाना, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, शाम, लिबनान वगैरह से तकाबुल ही नहीं किया है। साथ ही वज़ारत ख़जाना ने एक टेबल भी जारी किया था जिसमें हुकूमत का मौक़िफ़ था कि महंगाई की फहरिस्त वाले ममालिक में पाकिस्तान 30वें नंबर पर आता है। इकोनॉमिस्ट में पाकिस्तान की तारीफ़ होती है तो हुकूमत उसका क्रेडिट लेती है, लेकिन जब पाकिस्तान को महंगा तरीन मुल्क बताया जाता है तो भी हुकूमत यहाँ पर आवाम को बताती है। ख़ुद वज़ीर आज़म भी बताते हैं कि पाकिस्तान तो इस वक्त भी सस्ता तरीन है, किस लिहाज से ये समझ नहीं आता। बहरहाल गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एहसन इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, जनरल सेक्रेटरी, साबिक़ वज़ीर दाखिला हमारे साथ मौजूद हैं। और एहसन इकबाल साहब से गुफ्तगू से पहले ज़रा आज जो अफसोसनाक वाक़या दहशतगर्दी का लाहौर में हुआ उस पर भी 2 जुमले पहले आपसे कहें, फिर एहसन इकबाल साहब से भी उससे मुतालिक सवाल करते हैं। अब सिक्योरिटी की सूरत ऐसा लगता है मुल्क में दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द धमाके कर रहे हैं। हुकूमत के कलदम TTP के साथ मुज़ाकरात क्या ख़त्म हुए? अफ़गान तालिबान से पाकिस्तान की बातचीत क्या ख़त्म हुई? ऐसा लग रहा है कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ मुल्क के दीगर शहरों में कोने कोने में फैल चुकी हैं। 2 रोज़ पहले इस्लामाबाद में पुलिस नाके पर चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकारों पर वहाँ फायरिंग की थी जिसमें हेड कांस्टेबल शहीद हुआ था। और आज लाहौर में अनारकली बाज़ार में धमाका हुआ है जिसमें बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बाक हुए और तकरीबन 27-28 के करीब लोग ज़ख्मी भी हैं। अब ज़ाहिर है इस वाक़े से मुतालिक तहकीकात होंगी, रिपोर्ट्स आएंगी, कोशिश की जाएगी इस धमाके के ज़िम्मेदारों को पकड़ने की। अब तक बहरहाल इस धमाके को प्लांटेड डिवाइस का धमाका कहा जा रहा है। तो एहसन इकबाल साहब, आप साबिक़ वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, इस तरह के मामलात को बहुत करीब से देखते रहे, ये एक बार फिर से इस तरह के वाक़यात की फ़िज़ा क्यों पाकिस्तान में शुरू हो गई है? जी, सबसे पहले तो मैं अफसोस ज़ाहिर करूँगा जो लाहौर में वाक़या पेश आया है और अभी तक कोई पंजाब की इंतज़ामिया की तरफ से हतमी रिपोर्ट नहीं जारी की गई कि क्या यह दहशतगर्दी थी या इसमें कोई गैस सिलेंडर भी कुछ मीडिया में इतलात हैं उसका धमाका था। लेकिन एक बात तो सबके इल्म में है कि पिछले कुछ अरसे से दहशत
गर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में फिर सिर उठा रहे हैं और हम मुसलसल ये कहते रहे हैं कि हमने जो 5 सालों में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ कामयाबियाँ 2013 से 18 में हासिल की थीं, उनकी एक बड़ी वजह ये थी कि हमने पाकिस्तान की तमाम सिक्योरिटी जो दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए और इंतहा पसंदी को शिकस्त देने के लिए टास्किंग की हुई थी। इस हुकूमत ने जब से ये बरसर इक़्तिदार आई है, बदकिस्मती से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ बिलखुसूस इंटेलिजेंस ब्यूरो को, जिसने कि इससे पहले दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बहुत नुमायाँ अपना किरदार अदा किया, इनकी टास्किंग पॉलिटिकल अपोजिशन के ख़िलाफ़ की हुई है। इस वक्त पूरी की पूरी आईबी जो है वो अपोजिशन का पीछा कर रही है और दहशतगर्दों को खुली छुट्टी है। तो ये जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों की दहशतगर्दी पर यकसुई को हुकूमत ने ख़त्म करके उनसे सियासी मकासद के लिए काम लेना शुरू किया है, इसने यकीनन इन दहशतगर्दों को स्पेस दी है। रिसोर्सेज तो वही है ना, आप उन रिसोर्सेज को अगर कुल्ली तौर पे दहशतगर्दों का पीछा करने के लिए लगाएंगे तो वो ज़्यादा मौसर कार्रवाई और कोशिश होगी, लेकिन अगर उनको आप डिस्पर्स कर देंगे, कुछ रिसोर्सेज सियासी टास्किंग में लगा देंगे कि वो अपोजिशन का पीछा करें, अपोजिशन तो ज़्यादा जलसा जुलूस कर सकती है, वो कोई बम तो नहीं फाड़ेगी, वो कोई मुल्क और रियासत के खिलाफ तो काम नहीं करेगी। तो ये हुकूमत की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। हमारे दौर में तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो मुकम्मल तौर पे दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी तवज्जो के साथ काम कर रही थी। आज इस हुकूमत ने उनकी इस तवज्जो की को जो एक यकसुई थी उसे ख़त्म करके स्प्लिट रोल कर दिया है कि वो सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दों को मौका मिला है कि वो सही। अब एहसन साहब, ज़ाहिर है 3 दिन में 2 वाक़यात, एक इस्लामाबाद में और एक आज लाहौर में, और फिर शेख रशीद वज़ीर दाखिला आज ये कह रहे हैं कि 5 बड़े शहरों में सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिए गए, यानी कि 5 बड़े शहरों में अभी मज़ीद इस तरह के वाक़यात का खदशा है। तो अब ऐसे मौके पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हुकूमत को, वज़ारत दाखिला को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि ये बाकिया 3 शहरों को या तमाम 5 शहरों को महफूज किया जा सके? देखिए, इसमें तो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो तमाम यकसुई के साथ इस फ्रंट के ऊपर काम करे। जितने भी हुकूमत के सिक्योरिटी के रिसोर्सेज हैं उनको दहशतगर्दी का कला कुमा करने के लिए मरकूज़ करे, और जो उसने पॉलिटिकल टास्किंग की हुई है हमारे बाज़ इंटेलिजेंस इदारों की, उसको ख़त्म करे। और इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे तमाम तवज्जो होनी चाहिए हुकूमत की। हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो बहुत बासलाहियत हैं। माजी में हमें इससे बहुत ज़्यादा बड़ी जंग का सामना था, और पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हमने जीती है उसमें हमारे सिक्योरिटी के इदारों का, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का बड़ा नुमाया किरदार है, और ये इस काबिल हैं कि इसको शिकस्त दे सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस बारे में यकसुई के साथ इस तरफ कोशिश करनी चाहिए और अपने सियासी एजेंडाज को पीछे करना चाहिए। सही, चलें, उम्मीद करते हैं कि हम हुकूमत इस बारे में ज़रा संजीदगी के साथ गौर करें। एहसन साहब, ज़रा सियासी और माशी मामला की तरफ आते हैं। इकोनॉमिस्ट में ये जो रिपोर्ट सामने आई उसमें पाकिस्तान को बहाल होती मईशतों में जो कोविड से मुतासर नहीं हुई, दूसरे नंबर पर रखा गया है। ज़ाहिर है हुकूमत इसका बड़ा क्रेडिट ले रही है। तो इस पूरी कोविड वाली सिचुएशन में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने माशी मैदान में बेहतर परफॉर्म किया, चूँकि अपोजिशन तो मुस्तकिल महंगाई को भी सामने लाती रही है। जहाँ जहाँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकी, आप लोग उसकी खामियां और निशानदेही करते ही रहते हैं। तो इस रिपोर्ट पर अपोजिशन यकीन रखती है? देखिए, अगर दूसरे नंबर पे है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन असल बात यह है कि अवाम के लिए क्या है। अवाम तो उसी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान में दुनिया की तीसरे नंबर की महंगाई देख रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, जिसने एक आम आदमी की, गरीब आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। लोग हर रोज़ बाज़ार में जाते हैं और उनको जो रोज़मर्रा की अशिया हैं उनके निर्खों में इजाफा मिलता है, बल्कि कई दिन तो यूँ होता है कि सुबह और शाम के निर्खों में फ़र्क पड़ जाता है। इसी तरह जो बिजली के बिल हैं, इसमें अब पिछले 2 महीने पहले जो बिल अदा किया था उसके ऊपर भी फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स नाम से इन्होंने वाजिबात डाल के लोगों के लिए, अगर 4,000 रुपए का बिल है तो 4,000 रुपया ऊपर डाल दिए हैं फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे या किसी और चीज़ पे, उनका इस्तेसाल कर रहे हैं। और लोगों के लिए
बिजली के बिल और गैस के बिल अदा करना अमलन नामुमकिन हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो असल इश्यूज हैं कि जिनके ऊपर आप अगर देखिए, आम आदमी चाहता है कि जब वो बाजार जाए तो अपने बच्चों के लिए दूध खरीद सके, दाल, सब्जी, गोश्त ले सके, उसको अस्पतालों में इलाज मिले। इस वक्त गवर्नेंस इनके सेहत कार्ड का ये नाम ले रहे हैं, लेकिन अमलन सूरत हाल जो अवाम हमें बताती है वो ये है कि वो अस्पतालों में जाते हैं, उनका कोई वाली वारिस नहीं है, उनको दवाइयाँ नहीं मिलती जो पहले उनको मुफ्त दवाइयाँ मिला करती थी, उनको मुफ्त इलाज हुआ करता था। अब हुकूमत ने जो सरकारी अस्पताल हैं उन्हें भी तकरीबन नीम प्राइवेट हॉस्पिटल बना दिया है। तो एक आम शहरी की अगर आप जिंदगी देखें तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि अबतरी आई है। इसी तरह जो रोजगार के मौके हैं, ऐसा भी तो नहीं है ना कि पूरी दुनिया में बहुत इस वक्त सस्ताई हो, वहाँ कहीं कोई महंगाई नहीं हो, और पाकिस्तान में सिर्फ महंगाई हो। हम देख रहे हैं कि यूरोप में 30 साल रिकॉर्ड महंगाई का टूटा है, इसी तरह 20-25 साल रिकॉर्ड अमेरिका में भी टूटा है। तो वहाँ पर भी ज़ाहिर है वो बड़ी मईशत हैं, तो उनको इतना आम आदमी पर नहीं फ़र्क पड़ा। पाकिस्तान चूँकि एक माशी तौर पर मुस्तहकम मुल्क नहीं था, इसलिए शायद आम आदमी पर ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। जो अमेरिका बरतानिया की बात है, वहाँ पर उनकी बहुत लो इन्फ्लेशन थी। अगर किसी मुल्क में 2 या 3% है, उसमें 1-1.5% इजाफा हो गया, वो कोई उनके लिए बहुत बड़ा इजाफा होगा, लेकिन हकीकत में वो इतना इजाफा नहीं है। आप अगर हमारे खित्ते में देखें तो हुकूमत जो इतने बड़े बड़े दावे करती है, क्या जो फ्रेट इंक्रीज हुआ है, जो कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, बांग्लादेश और हिंदुस्तान की मईशत का स्ट्रक्चर हमसे मिलता जुलता है। अगर बांग्लादेश और हिंदुस्तान में जो अफरात ज़र है वो सिंगल डिजिट है, 6%, 6.5% पे है, तो हमारे यहाँ 12% पे क्यों है? ये हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों का नतीजा है कि आज पाकिस्तान में अपने खित्ते में जनूबी एशिया के ममालिक के निस्बत दुगनी अफरात ज़र या महंगाई है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि हुकूमत ने बगैर सोचे समझे जो डिवैल्यूएशन की है, जो हमारे डॉलर को 100 रुपए को डॉलर के मुकाबले में 115 से ला के 170 पे फेंक दिया है, इसका आज नतीजा हम भुगत रहे हैं। इसी तरह जो उसी रेट 13.25% किया गया था, उसने पाकिस्तान के कर्ज अदायगी को दुगना कर दिया, कॉस्ट ऑफ डेट्स को डबल कर दिया, जिससे कि हुकूमत का जो करंट एक्सपेंडिचर है उसमें बेपनाह इजाफा हो गया। और लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि IMF के प्रोग्राम में हुकूमत और ये सब IMF की इंस्ट्रक्शन पर ही हो रहा है, और अगर IMF की इंस्ट्रक्शंस आप ना माने, उनकी शराइत को तस्लीम ना करें, तो फिर ऑप्शन आपके पास क्या रह जाता है? उससे डील किए बगैर भी आपका गुजारा नहीं है, और जब डील करनी है तो फिर उसकी शराइत भी माननी है। ये जो इक़दामात हैं ये तो हुकूमत ने IMF के प्रोग्राम से पहले कर लिए थे। 13.25% जो इन पॉलिसी रेट है और डिवैल्यूएशन का अमल का आगाज़ भी पहले कर दिया था, और इसके नतीजे में हमारी मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा, और हम पता नहीं कितने साल लगेंगे जो इससे हमें नुकसान पहुंचाया गया। और अब जो स्टेट बैंक का कानून इन्होंने मंजूर कराया बुलडोज करके कौमी असम्बली से, खुदा ना खास्ता अगर वो पास हो जाता है, फिर तो वैसे ही पाकिस्तान की मालियाती खुद मुख्तारी का हमें फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। हम एक गुलाम रियासत बन जाएंगे, और IMF में बैठ के कोई भी आलमी ताकत जो है वो हमारे मुल्क को जिस तरह चाहेगी उस तरह मैनिपुलेट कर सकेगी। तो ये हुकूमत तो आज इस मुकाम पर पाकिस्तान को ले आई है कि इनके पास अब वसाइल नहीं है, ये नए वसाइल पैदा नहीं कर सके, और अब सिर्फ जिंदा रहने के लिए $1 अरब हासिल करने के लिए, ताकि ये डूब ना जाएं, ये बैंकरप्ट ना हो जाएं, ये IMF की हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं, और उसमें पाकिस्तान की जो मालियाती खुद मुख्तारी है उसे भी दाव पे रगल लगा रहे हैं। सही। अच्छा एहसन साहब, ज़रा राना शमीम साहब का जो केस है उससे मुतालिक भी एक दो सवाल आपसे करने के। अब आज उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। अभी तक वो जो उनका बयान हल्फी था उसमें वो साबित नहीं कर पा रहे हैं अदालत में कि साकिब निसार से मुतालिक उन्होंने जो कुछ कहा वो वाकई सच है नहीं है। अब ज़ाहिर है फ़र्द जुर्म तो आयद हो गई है। इस केस को किस जानिब आप जाता देख रहे हैं? किस तरह से इस केस में आगे सूरत हाल वाज़े मज़ीद हो सकेगी? देखिए, बात बड़ी सादा सी है कि जो राना शमीम साहब हैं वो कह रहे हैं कि मेरे सामने एक वाक़या वक़ू पज़ीद हुआ, और वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि साकिब निसार साहब ने कुछ वहाँ पर ऐसी बातें की उनकी मौजूदगी में जिससे कि नवाज शरीफ साहब के केस पे असरअंदाज होने का सबूत मिलता है। और अगर वो उनका बयान हल्फी हमने जांचना है कि सच है या झूठा है, इसका फैसला तो तभी हो सकता है कि जब अदालत साकिब निसार साहब को भी तलब करे
और जब तक साकिब निसार साहब को तलब नहीं किया जाता और दोनों दूसरे के सामने जरा नहीं करते, तो हम ये कैसे तय कर सकते हैं कि राना शमीम साहब ने गलत बयानी की है या उन्होंने झूठा बयान हल्फी दिया है। अगर कोई शख्स बयान हल्फी दे तो फिर ये फ़र्ज़ है सबका कि उसकी तहकीकात शफाफ तरीके पे होनी चाहिए। अगर उनका बयान हल्फी गलत है तो हम सब कहेंगे बहुत बुरा है, लेकिन अगर उनका बयान हल्फी दुरुस्त है तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है साकिब निसार साहब के ऊपर भी और हमारे निज़ाम अदल के ऊपर भी। और एहसन साहब, जब तक इस केस का फैसला नहीं होता तो मियां साहब की वापसी से मुतालिक फिर क्या इस वक्त पार्टी सोच रही है, वो खुद क्या सोच रहे हैं? इस केस को चलते हुए वो वापस आ जाएंगे, चूंकि ज़ाहिर है इस केस में उनका भी जिक्र है, या फिर इस केस के नतीजे का वो इंतज़ार करेंगे जब कोई फैसला हो जाता है उसके बाद फिर वो सोचेंगे कि वापस आना है या नहीं आना? देखिए, केस चाहे ये है या इससे पहले भी हैं, केस तो एक नहीं बेशुमार चल रहे हैं। हमें उन केसों से मसला नहीं है, चूँकि हम सब केसों का सामना कर रहे हैं। झूठे केसों का हमने नैब में भी सामना किया और हम अब भी कर रहे हैं। इससे कोई उनकी वापसी का ताल्लुक नहीं है। नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क इस हुकूमत ने अपने डॉक्टर्स की और अपने वज़रा की तस्दीक के बाद भेजा था। यास्मीन राशिद साहिबा जो सूबाई वज़ीर सेहत हैं और फैसल सुल्तान साहब जो अब वफाकी मुशीर सेहत हैं, इन सब ने तस्दीक की थी कि नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की ज़रूरत है। तो वो तब बाहर, और जब अदालत ने उन्हें भेजा तो फैसले में ये लिखा कि जब उनके मुआलजीन या उनके डॉक्टर्स ये सर्टिफिकेट जारी करेंगे कि अब इन्हें मजीद यहाँ रुकना दरकार नहीं है तो वो वापस आ जाएंगे। सही। तो इसीलिए इसके अंदर एक और अहम बात यह है कि हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हुकूमत किसी वक्त महसूस करे कि वो अपनी इजाज़त का गैर ज़रूरी फ़ायदा उठा के वहाँ मुकीम है, तो वो पाकिस्तानी हाई कमीशन के ज़रिए उनके मुआलजीन से राब्ता कायम करके तस्दीक कर सकते हैं कि क्या वाकई इन्हें यहाँ मजीद रुकने की ज़रूरत है। आज तक हुकूमत ने एक दफ़ा उनके मुआलजीन से राब्ता कायम करके तस्दीक करने की कोशिश नहीं की। वो यहाँ टीवी, लेकिन मतलब ये हुकूमत की किसी टीम को राब्ता करना था या फिर ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स थे वो खुद से आने थे? चूंकि अभी जो मेडिकल बोर्ड भी बनाया गया उसने बड़ा वाज़ेह कहा कि मियां साहब के डॉक्यूमेंट्स कोई उनकी सेहत से मुतालिक डॉक्टर्स के आए नहीं, कोई एक डॉक्टरी ख़त ज़रूर आ गया, लेकिन ज़ाहिर वो काबिल कबूल नहीं है। इस सिलसिले में जब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से हमारी टीम ने रब्ता किया उनसे उनका मौक़िफ़ लेने के लिए, तो उन्होंने क्या मौक़िफ़ दिया ज़रा ये सुनिएगा, फिर मैं सवाल लेकर आपकी तरफ आता हूँ, सुनाइएगा। कि एक कमिटमेंट की इनके भाई साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, और वो इस वक्त ऑपोजिशन के लीडर हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं ये गारंटी देता हूँ कि मेरे भाई ठीक हो जाएंगे तो मैं उनको वापस ले आऊंगा। मतलब उन्होंने ये कहा। अब या तो ये गलत बयानी कर रहे हैं या वो गलत बयानी कर रहे हैं, खुदा जाने कौन गलत बयानी। ये काम शहबाज शरीफ साहब का है कि जो वो वादा उन्होंने कोर्ट के साथ किया उस वादे को पूरा करें और अपने भाई को वापस लेके आए। साहब, अब हुकूमत के तो तकरीबन तमाम ही लोग का मौके पे कि शहबाज साहब चूंकि गारंटर थे, अब उन पर ये जिम्मेदारी कि वो वापस लेकर आए। अब हुकूमत दायरे उनके खिलाफ अदालत जाने का ऐलान भी कर चुकी है। तो शहबाज साहब संजीदगी से गौर कर रहे हैं या मियाँ नवाज शरीफ साहब से वो राब्ते में हैं उनकी वापसी के सिलसिले में? मैं आपसे फिर दरख्वास्त करूंगा कि आप हाई कोर्ट का वो फैसला पढ़ें और वो अंडरटेकिंग पढ़ें जो शहबाज साहब ने दी है। शहबाज साहब ने ये अंडरटेकिंग दी है कि जब उनके डॉक्टर्स उनको सेहतयाबी का सर्टिफिकेट देंगे तो उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। और जैसे मैंने आपसे कहा कि अदालत ने ये बात तय की थी कि अगर किसी वक्त हुकूमत को कोई शुबा हो या कोई इस पे तनाज़ा हो तो वो हाई कमीशन के ज़रिए उनके मुआलजीन से राब्ता कायम करके उनकी जो कैफियत है उसकी तस्दीक कर सकते हैं। हुकूमत वो काम तो करती नहीं जो उसके पास कानूनी तौर पे ऑप्शन मौजूद है। वो यहाँ पर प्रेस को बयान जारी करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ उनकी सेहत के हवाले से सियासत करना चाहते हैं। असल में वो कोई संजीदा कार्रवाई नहीं करना चाहते। उनके लिए एक इशू है जिसकी वजह से वो मीडिया की तवज्जो महंगाई से हटाते हैं, मिनी बजट से हटाते हैं, स्टेट बैंक औहदे से हटाते हैं। जो इस वक्त अवाम की मुश्किलात हैं, जो उनकी मिस गवर्नेंस है, नहीं चाहते कि उस पर बहस हो। तो वो हर 2-4 हफ्ते के बाद नवाज शरीफ साहब की वापसी का, उनके मेडिकल कंडीशन का एक शोशा मीडिया को दे के मैं और आप इस वक्त देखें एक फजूल बहस कर रहे हैं। इसका आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं। आम आदमी से तो ये ताल्लुक है कि आज बिजली का बिल क्या है,
क्यों महंगा है? ये हुकूमत कहती थी सस्ती होगी बिजली। आज आम आदमी ये जानना चाहता है कि चीनी के ऊपर जिन लोगों ने डाका डाला उनका हुकूमत ने क्या किया। आम आदमी ये जानना चाहता है कि वो 1 करोड़ नौकरियां किधर गई। आम आदमी जानना चाहता है वो 50 लाख घर किधर गए। उन पर बहस ना हो, उससे बचने के लिए ये इस किस्म के शोशे छोड़ते रहते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू उनकी आपने सुनी और साने मरी पर कुछ बात हो जाए, जहां पूरी कौम साने मरी पर अफसुर्दा और बेचैन है, वहीं हमारे निज़ाम हुकूमत और इंतज़ामी मशीनरी पर भी कई सवालात इस वाक़े के बाद उठ गए हैं। हमारे मुल्क में ये कोई पहला ऐसा सानिया नहीं हुआ जिसमें दर्जनों कीमती जानें गई हों। ऐसे दर्जनों सानिया पहले भी हो चुके हैं, लेकिन हमने किसी वाक़े से ना कोई सबक सीखा है और ना ही ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई मनसूबाबंदी या बरवक्त इक़दाम उठाए गए। गुज़िश्ता चंद सालों में ट्रेन के पे दर पे हादसात का होना हो, मुख्तलिफ इमारतों में आग लगने के वाक़यात हों, ट्रैफिक हादसात हों, मोटरवे पर ज़्यादती का केस हो या फिर साने मरी हो, इन सारे वाक़यात में गफलत, मनसूबाबंदी का फुकदान, जदीद सहूलतों की कमी, इंतज़ामिया की बेहिसी, नाअहली और हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजूहात नुमाया नज़र आती हैं। और हर बार की तरह इस बार भी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मरी में शदीद बर्फबारी से 22 सयाहों की हलाकत के वाक़े की तहक़ीक़ वाली टीम की रिपोर्ट सामने आने के बाद 15 अफसरान को उनके ओहदे से हटा दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि कौम से साने मरी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया था, जो पूरा कर दिया। क्या कहा उन्होंने गुफ्तगू करते हुए, ज़रा सुनिए। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक गफलत और कोताहियों की निशानदही की गई। मुतलका हुकाम अपने फ़राइज़ और रिस्क का इदराक करने से कासिर रहे। कमेटी की सिफारशात की रोशनी में 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मैं कौम से साने मरी की शफाफ इंक्वायरी और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया था और मैं हालात का जायज़ा लेने के लिए ख़ुद भी वहाँ गया और मैंने जो वादा किया वो पूरा कर दिया। तो ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सहाफ़ियों को बुलाया ही नहीं गया, सहाफ़ियों को सवालात का मौका ही वज़ीर आला पंजाब की जानिब से नहीं दिया गया। अब सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आला बनते वक्त लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का जो वादा किया था वो कब और कैसे पूरा होगा? क्या आला ओहदों पर बैठे अफसरान को हटाने से 22 लोगों को इंसाफ मिल गया है? सिर्फ 22 लोगों को हटा देना इस मसले का हल था या फिर तहकीकात का दायरा ऊपर तक जाना चाहिए था? और जिस तरह माजी में वज़ीर आज़म कहा करते थे कि जब कहीं कोई इस तरह का वाक़या पेश आए तो मुतल्लिका वज़ीरों को सबसे पहले मुस्ताफ़ी होना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। तो जमशेद इकबाल चीमा साहब, ये सानिया मरी में 15 लोगों को हटा दिया जो मुतल्लिका अफसरान थे, आप समझते हैं कि इंसाफ हो गया, बस यही कुछ कर सकती थी हुकूमत, इससे ज़्यादा कोई कदम नहीं उठा सकती? नहीं, हुकूमत 2 काम करती है, बल्कि 3 होने चाहिए, 2 हुए हैं यहाँ पे। अच्छा। एक तो ये है कि जो आप कह लें कि जो जिम्मेदारान थे उनको सज़ा दे दी जाए, वो दी। दूसरा है कि फ्यूचर के लिए पेशबंदी की जाए कि दोबारा ऐसे वाक़यात ना हों। तो उसमें हुकूमत ने ये किया है कि मरी चूँकि एक जियोग्राफी ऐसी है, उसका कल्चर मुख्तलिफ है, उसकी टोपोग्राफी मुख्तलिफ है, स्पेस बड़ी छोटी है और उन लोगों का सोर्स ऑफ इनकम डिफरेंट है, वहाँ के मसाइल डिफरेंट हैं कि इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा आता है आबादी लोगों का कि आपके लोकल लोग थोड़े होते हैं और उससे कई गुना लोग ज़्यादा लोग बाहर से आ जाते हैं, या गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, मतलब वहाँ पे सारी की सारी कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा है। लिहाजा पिंडी से उसका जो इतना ज़्यादा डिफरेंट है उसकी इश्यूज़, उसे कई साल पहले डिफरेंट ज़िला होना चाहिए था। उसको पहाड़ी इलाके को या गलियात जो या ये जो आप कह लें कि जो इलाके जहाँ पर टूरिज़्म इम्पॉर्टेंट है, ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है इकानमी का, वो आप कह लें कि टूरिज़्म डिस्ट्रिक्ट के तौर पर या टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट के तौर पर होने चाहिए थे। मैं समझता हूँ मरी को 15 साल या 20 साल पहले ये अलग डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए था, नहीं हुआ। तो हमारी गवर्नमेंट 3 साल पहले आई, 3 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हो गया। पिछली गवर्नमेंट में ऐसे कई वाक़यात हुए लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। सो मैं समझता हूँ कि जो पेशबंदी है फ्यूचर की, तो उसके लिए मशीनरी का ख़रीदना, उसके लिए अलग डिस्ट्रिक्ट बनना, उसके लिए इंतज़ामी ढांचा अलग तरतीब देना, ये सारे काम जो हम करने जा रहे हैं, ये एक पॉजिटिव बात है। और 15 सरकारी अफसरों को हटाना, जो सीनियर लेवल के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, आप माजी करीब में यहाँ भी कराची में जो बैठे हुए हैं, तो आप कहते हैं इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, आग लगती है बिल्डिंगों को, तो मैंने कराची को देख के आप करते हैं इस तरह के वाक़यात कराची में बहुत होते हैं। कराची डूब भी जाता है, कराची में आग भी लग जाती है, नस्ला टावर गिर भी जाता है, लोग बेरोज़गार
भी हो जाते हैं, लेकिन अफसरों की कभी छुट्टी नहीं हुई, कभी हुकूमत के चेहरे पे पसीना नहीं आया शर्मिंदगी से, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि थोड़े आदी हो गए। अदरवाइज देखें पंजाब में जब भी इस तरह का खुदा न खास्ता वाकया हुआ है, जिम्मेदारान को सजा मिली है, इंक्वायरी हुई है, सजा मिली है। चीमा साहब पॉइंट आपका आ गया, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जमशेद इकबाल चीमा साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो चीमा साहब, एक ऐसी जगह जिसकी कैपेसिटी 6, 7, 8 हज़ार गाड़ियों की हो और वहाँ पर अगर लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ चली जाएँ, तो जो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होगा वो इस बारे में सोचेगा नहीं कि ये उस जगह की कैपेसिटी भी है या नहीं, वहाँ पर इंतज़ामिया इस चीज़ को मैनेज कर सकती है या नहीं, तो मुझे खुद हरकत में आना चाहिए, लोगों को अलर्ट करना चाहिए? नहीं, 15 लाख गाड़ी तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो केपी में गई थी। 15 लाख गाड़ी केपी में गई, यहाँ 1.5 लाख गाड़ी गई है। लेकिन उसमें भी देखें जरा कि कश्मीर भी इसी रोड पे है, और चूंकि हम गिनते हैं यू कैन से जो क्या नाम कुहावा, ये क्या नाम है उसका, जो आपके एंट्री पॉइंट है जहाँ पे, वहाँ से आगे कश्मीर भी वही जाती है और गलियात की तरफ भी लोग जाते हैं, मरी की तरफ भी जाते हैं। तो एक्सक्लूसिवली देखना कि गाड़ी मरी जा रही है या कश्मीर जा रही है या कोटली सतियाँ जा रही है, लोकल कितनी है, दूसरी कितनी है, ये आप कह लें कि ये थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आइंदा ये कर दिया गया है कि शनाख्ती कार्ड पे गाड़ियाँ जो जाएँ, शनाख्ती कार्ड जिन लोगों का वहाँ पे हो वो अलहदा काउंट की जाएँ, और जो टूरिज्म की टूरिस्ट की गाड़ी हो अलहदा 8,000 गाड़ी की मतलब लिमिट फिक्स कर दी गई है। सो बेसिकली आप कह लें कि जो पहले तरीक़ेकार था उसे थोड़ा बदल दिया गया है। लेकिन जब तक वो बेहतरीन अंदाज में मैनेज होता रहा है और टूरिज्म को बढ़ावा मिला है, तो आपने उनको शाबाश देनी थी। लेकिन साथ भी देवर सपोर्ट्स के अगर कभी खुदा न खास्ता पेंडेमिक आ जाए, कोई इस तरह की आप कह लें कोई हादसा हो जाए, कोई जैसे स्काई बस्ट हुआ ना, 6 फुट 7 फुट बर्फ पड़ना, इट्स स्काई बस्ट। स्काई बस्ट या दुनिया में कहीं भी बड़ा हादसा, जैसे मतलब आप कह लें कि सुनामी आया या दूसरे इस तरह के आए, तो जापान, जर्मन आप कह लें या आप अमेरिका, जब भी कोई बड़ा कोई तूफान आता है तो अपना लाइफ लॉस होता है। जो आइडियल इकोनॉमीज हैं, जो बड़ी डेवलप इकोनॉमीज है, वहाँ भी होता है। ये नॉर्मल बर्फबारी नहीं थी, इट वाज स्काई बस्ट। स्काई बस्ट में लेकिन फिर भी हुकूमत का फर्ज है कि वहाँ मैनेज करे, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट की गुंजाइश बहुत थी, बेहतर हो सकता था, वो नहीं हुआ। अच्छा चीमा साहब, जब ये इस तरह के वाकयात के बाद जब ये सरकारी अफसरान को ओहदे से हटाया जाता है, अब इन पर किस तरह क्या आगे मजीद इंक्वायरी होगी? ओहदे से हटाने के बाद क्या इनकी, अच्छा जी आप कंप्लीट कर लें, चलें पहले कंप्लीट कर लें। अरबाब एक मैं कह रहा था कि अच्छे हालात में अच्छा परफॉर्म करने पे अप्रिशिएट करना और बुरा परफॉर्म करने पे उसको मुअत्तल कर देना, डिसमिस कर देना, ये दो बातें कंट्राडिक्टरी नहीं है। अच्छा। ये दोनों बातें एक ही लाइन में है। जज़ा और सजा का जो तसव्वुर है, जज़ा सजा का जो इनाम और सजा है, ये आप कह लें कि ये कंट्राडिक्टरी नहीं है, ये एक ही रवैया है, ये दो रवैये नहीं है, ये अपोजिट नहीं है। अच्छा। पॉजिटिव बात। लेकिन चीमा साहब चूंकि टाइम दरमियान में बहुत कम था ना, वो 30 घंटे बाद सूरत हाल बिल्कुल पलट गई, और 30 घंटे पहले जो लोग वहां बड़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे थे, अचानक वो गायब हो गए 30 घंटे बाद, तो फिर वो कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाते हैं। अरबाब बेसिकली देखें, ये जो आपका तूफान है या स्काई बस्ट है या सैलाब है या आप कह लें कि कहीं कोई बहुत बड़ी कोई तेज़ हवा आ जाती है जिसे कहते हैं, या जल्जला आ जाता है, तो ये तो मिनटों का काम है, ये तो घंटों का काम है। आप तो 30 घंटे क्या बात कर रहे हैं, एक घंटे में दुनिया बदल जाती है। आधी दुनिया तबाह हो गई। जो पिछला 2008 में जो जल्जला आया, 2005 में शायद 2005 में जो जल्जला आया, वो 15 मिनट में पूरा आपका कश्मीर से लेके पूरा शुमाली इलाका बदल गया, पूरी दुनिया में। मतलब वो तो हो जाता है, लेकिन वो लोग कहाँ गायब हो गए जो शाबाश वसूल कर रहे थे, और वो यकायक गायब हो गए। मैं आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ जरा। हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। हसन मुर्तज़ा साहब, सानिया मरी पर ये रिपोर्ट सामने आ गई, 15 लोग मुअत्तल कर दिए गए, पंजाब हुकूमत ने अपना काम कर दिया, एक्शन ले लिया। मुतमईन है आप इस एक्शन से पंजाब हुकूमत के? नहीं जी, देखें कतन नहीं। जो खान साहब ने खुद कंटेनर पे बातें कही हुई है ना जी, हम तो उन पे अमल दरामद होगा तो मुतमईन होंगे। खान साहब ने ही कहा था ना कि कोरिया में किश्ती डूब जाती है तो वजीर आजम इस्तीफा दे देता है, हालांकि वो चला नहीं रहा होता। तो आज वजीर आजम या वजीर आला इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? आज उन 15 जो क्लर्क इन्होंने सस्पेंड कर दिए हैं या नौकरी से फारिग कर देंगे, वो तो बात नहीं है। अभी जैसे चीमा साहब कह रहे थे कि 1 घंटे में दुनिया बदल जाती है। 2008 में जल्जला आया भाई, जो वो जल्जला 2004-5 में या आया,
उस जल्जले में और इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। जल्जले का तो पहले कबल अज वक्त नहीं पता चलता, लेकिन बारिश की तो पेशीन गोई हो सकती है, महकमा मौसमियात है, बर्फबारी की हो सकती है, और थी भी। लोग वही सुन के तो जा रहे थे कि स्नोफॉल होने वाली है, और वो भागे थे मरी की तरफ, जिस पे सारे गुजरा, खास करके शेख रशीद साहब जो है वो वहाँ बड़ी दानिशमंदी और अकल की बातें कर रहे थे। फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि जी आज गुर्बत नहीं है, आज महंगाई नहीं है, आज बेरोजगारी नहीं है, आज तो लोगों की इकोनॉमी बेहतर है, तो सारे बर्फ देखने आ रहे हैं। और फिर जब खुद बता रहे थे कि 20,000 की गुंजाइश है और 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां वहां पहुंच चुकी हैं। और उस्मान बुज़दार साहब वहाँ की इंतजामिया को मुबारकबाद दे रहे थे। उस्मान बुज़दार साहब का भी ट्वीट आया था कि वहाँ की इंतजामिया बड़ा जबरदस्त काम कर रही है, तहसीन की मुस्तहिक है। हाँ जी, तो वो अचानक फिर जो है उस पे वो वाकया हो गया, सानिया हो गया, बंदे मर गए, तो उस पे कोई उनका पुरसाने हाल ही नहीं है। अब वहाँ कहते हैं जी डीसी को, डिप्टी कमिश्नर को कर दो, और डीपीओ को कर दो, एएसपी को कर दो, जंगलात वालों को कर दो। ये कौन सी बात है? अब तो जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और उस पर ठीक है अपने आप को पेश करें। इंक्वायरी होगी, अगर बेगुनाह हुए तो वापस आ जाएंगे, ना हुए तो घर चले जाएंगे। ये सारा कुछ जो है ये खान साहब ने खुद कहा है, और सारे इन बातों को अप्रिशिएट करते रहे, और इसी झांसे में आके कौम ने इनको वोट दिए थे। अब तमाम जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, किसी का पिछली हुकूमतों पे मलबा डाल रहे हैं, किसी का ये डीसी डीपीओ पे डाली जा रहे हैं। इस तरह तो हुकूमत नहीं चलती जी। सही। तो अब जमशेद इकबाल चीमा साहब, अब ज़ाहिर हसन मुर्तज़ा साहब भी और दीगर अपोजिशन के रहनुमा भी फिर ज़ाहिर खान साहब को उनके पुराने बयानात याद दिलाएंगे। वही जो हमने थोड़ी देर पहले गुफ्तगू की थी कि जब भी इस तरह का वाक़या होता था तो खान साहब फिर मुतल्लिका वज़ीर से इस्तीफ़े का मुतालबा किया करते थे। लेकिन अब इस दौरे हुकूमत में इस तरह के वाक़यात के बाद ये रिवायत हमें क्यों देखने को नहीं मिल रही? मैं कहता हूँ कि ये जो क्लेम करना, जिस तरह मैं पहले बात कर, हसन साहब शायद उस वक्त जाहिर नहीं किया था उन्होंने, कि आइडियल बात है उसको होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप कह लें कि हमारा तो अभी थोड़ा टाइम हुआ है। भुट्टो साहब ने 12.5 एकड़ ज़मीन देनी थी हर मज़ारे को। उसके बाद भुट्टो साहब के ख़ानदान की 1970 के बाद या 1969 के बाद अब 30 और 51 साल हो गए, तो ज़्यादातर उनके ख़ानदान की सिंध में हुकूमत रही है, पंजाब में भी रही है। तो मतलब 50 साल में उनके जो वारसीन हैं उनमें उनके वारसों में से हसन मुर्तज़ा साहब भी हैं। तो चलो आज ही वादा पूरा कर दें। मुझे देखें ना, सबसे ज़्यादा जिस बंदे के नाम पे वोट ले रहे हैं उसका नाम है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनकी कब्र के नाम पे वोट ले रहे हैं। तो उन्होंने एक वादा किया था कि मैं 12.5 एकड़ ज़मीन हर किसान को दूंगा। तो चलो आज वादा पूरा कर दें, 12.5 एकड़ ना दें, 6 एकड़ दे दें, 4 एकड़ दे दें, कुछ तो करके दिखाएं। ये हमेशा अभी तो वोट अवाम ने खान साहब को दिया ना, और वो भी उन्होंने भी करप्शन के खात्मे के लिए और महंगाई को खत्म करने का मैंडेट दिया है। तो कहीं तो करप्शन खान साहब भी खत्म करके दिखाएं, महंगाई में कहीं तो कमी लाकर दिखाएं। मैं कहता हूँ हम तो ये करेंगे ना, हम तो भाग ही नहीं रहे। मैं सिर्फ याद करा रहा हूँ, मैं और हसन एक ही कश्ती के सवार हैं। इनकी भी एक हुकूमत है जिसका नाम सूबा सिंध है, मेरी भी एक हुकूमत है जिसका नाम सूबा पंजाब है, KP है या मरकज़ है। मैंने जो बात की है मैं पूरी करूँ, इन्होंने जो पूरी की है वो, इन्होंने जो बात की है वो भी पूरी करें। मैं कह रहा हूँ कि जिस बंदे के नाम पे, जो सबसे बड़ा आदमी इनका, जिसके नाम पे बकौल इनके तकद्दस हासिल है, उस बंदे का शहीद हैं वो, उनके और जिसके नाम पे पार्टी बनी, उसके नाम पे चली, उसकी तफैर आज भी हसन मुर्तज़ा MP हैं। तो मैं कहता हूँ उन्होंने कहा था, याद है, हसन को भी याद है कि इनकी उम्र इतनी थोड़ी नहीं है कि 12.5 एकड़ ज़मीन का वादा किया था उन्होंने। ठीक है, 12.5 एकड़ में से 6 एकड़ दे दें, आज ही दे दें। चलो उन्हें 50 साल हो गए, 51 साल लेट वो उनका देना दे दें, ताकि उनकी रूह को कब्र में आपका शांति मिले। मैं समझता हूँ कि बात जो करनी है होनी चाहिए, और उसे पूरा करने के लिए होनी चाहिए। ठीक है, हमें टाइम दें, हम इसमें आइडियलिज्म की तरफ जा रहे हैं, और मेरे भाई जो है जिन्होंने जो बात इन्होंने की है वो भी थोड़ी पूरी करें, और दूसरा बात करते रहें ताकि बेहतरी हो। ठीक है, इस पर हसन मुर्तज़ा साहब भी रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। ज़ाहिर है बात उनकी लीडरशिप पर आपने की है। जी हसन साहब, ज़ाहिर है आपकी लीडरशिप ने अपने वादे नहीं पूरे किए, और अभी इस हुकूमत को तो चीमा साहब कह रहे हैं कि टाइम थोड़ा हुआ, थोड़ा वक्त दें, तमाम वादे पूरे करेंगे खान साहब। पहली बात तो ये है जी कि इस बात पे ये बात बनती नहीं थी जो इन्होंने की है। किसानिया मरी हुआ है, उसमें लोगों की जानें गई हैं, और ये इनकी संजीदगी का मुजाहरा कर लें कि ये उस पे हमें एक वादा याद दिला रहे हैं। हमें वो वादा आज भी याद है, और इन्हें शायद नहीं पता कि दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी जो हाउसिंग स्कीम थी जी
करीब वो घर बना कर दिए थे जो आज भी फैसलाबाद के अंदर ये तशरीफ लाए, तो मैं इन्हें वो फ्लैट्स दिखाता हूँ जो भुट्टो साहब ने दिए थे। और जहां तक 12 एकड़ की बात है, ये तशरीफ लाए, मैं इन्हें दिखाता हूँ, आज भी लोग वो जमीन उठा रहे हैं, खा रहे हैं और उसे काश्त कर रहे हैं। और हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि वो कुछ चीजें रह गई थी जो नहीं हो सकी, वो हमने यकीनन करनी है। जब भी आना है हमने नौकरियां भी देनी है, जब आना है हमने जमीनें भी देनी है, जब आना है उस वक्त हमने लोगों को घर भी देने हैं। हमने घर छीनने नहीं है, हमने इंक्रोचमेंट के नाम पर लोगों के घर गिरा कर और बनी गाला रेगुलराइज नहीं करवाना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये काम हरगिज नहीं है। हमें जवाब चाहिए, हमें सानिया मरी पे जो वाकया हुआ है, हम उसका कहते हैं कि जो वो प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था वो पूरा फरमा दे। हम ये कतन नहीं कहते कि हमें हमारे वादे याद ना करवाएं। सिंध के अंदर हमारी हुकूमत अगर रही है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं भुट्टो का वारिस भी हूँ, मैं सियासी वारिस हूँ उनका, मैं उसका कारकुन हूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ कि भुट्टो साहब ने जो वादे किए थे वो हमने काफी हद तक पूरे किए, और जो रह गए वो भी हम वारिस उनके पूरे करेंगे। इनसे पूछे ना, ये आज तो हमें शहीद की भी ये बात बड़ी तंजन अंदाज में कह रहे थे। वाकई हम शहीदों के वारिस हैं, हमारे शहीद होते हैं, इनके तो कभी हादसे में जख्मी नहीं हुए, इनको क्या पता। भुट्टो शहीद जो है वो किसी अपनी चीज के लिए शहीद नहीं हुए थे, उनका जुर्म था कि उन्होंने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने का सोचा था। चलें, उनका ये चीमा साहब की पार्टी और इनकी क़यादत कब अपने वादे पूरे करेगी, जरा चीमा साहब से ये जान लेना। चीमा साहब, ये इसी दौरे हुकूमत में खान साहब इब्तिदा कर देंगे अपने वादे पूरे करने की? उसका नहीं है। देखें, हमने अपना अरबाब जरा गौर से सुनना, हमने दो बातें की जो बड़ी बातें जो हम याद कराते हैं। एक कहते हैं जी हमने 1 करोड़ नौकरी देनी थी, ठीक है। दूसरा कहते हैं कि हमने 50 लाख घर देने थे। हम शायद 50 लाख घर ना दे सकें, थोड़े दे सकें, लेकिन दे के जाएंगे, डेफिनेटली दे भी रहे हैं। हम शुरू कर रहे हैं। और आज करप्शन भी खत्म करनी थी। खान साहब का तो बुनियादी बयानिया था, ये मंशूर था ये कि करप्शन का खात्मा करेंगे। एक मिनट में अच्छा, 28 अरब रुपया पिछले दिनों डिसबर्स हुआ है हाउसिंग के लिए, जो पहले आप कह लें कि कुछ मिलियंस होता था। 28 बिलियन पिछले 2 महीने में आप कह लें डिसबर्समेंट हुई है हाउसिंग के लिए, कि जो लोगों को कर्जे दे रहे हैं घर के लिए 35 लाख रुपया इंटरेस्ट फ्री, ऑलमोस्ट 3% हिसाब से। वो हमारा टारगेट ये है कि 50 लाख घर या 50 लाख घरों का डिसबर्समेंट, यानी उनको पैसे उनके लोन बैंक से अप्रूव हो जाएं, ये हम कम से कम करके जाएंगे इंशाल्लाह अगले 1.5 साल में, कि उनके लोन अप्रूव हो जाएं, लोग अपना अपना घर बना सकें। एक चीज़। दूसरी बात यह है कि ज़रा थोड़ा देखें कि सन 2000 में पाकिस्तान की जो आबादी थी तकरीबन 14 करोड़ की आबादी थी। 14 करोड़ की आबादी में यू कैन से कि वो उसमें जो 2% के हिसाब से तकरीबन ग्रोथ होती है पाकिस्तान में, 2% के हिसाब से। इसका मतलब है उस वक्त तकरीबन कुछ 30 लाख लोग सालाना बढ़ते थे। 30 लाख लोगों में से हमारे यहाँ खवातीन सारी जॉब नहीं करती, कुछ करती हैं, कुछ नहीं करती, मर्द करते। तकरीबन आज जो जॉब मार्केट में आज नए आ रहे हैं, 18 साल के होके 20 साल के होके लोग जो आ रहे हैं जॉब मार्केट में, इनकी तादाद 20 लाख के सालाना बनती है। तकरीबन सालाना जॉब मार्केट में जो जॉब्स हैं वो 30 लाख। चीमा साहब, ये जो एक घर वाला मामला है, 50 लाख घरों वाला, ये इस पर आगे किसी दिन मौका मिलेगा तो जरूर इस पर गुफ्तगू करेंगे, चूंकि टेक्निकली बैंक बड़ा तंग करते हैं लोगों को और इतनी आराम से कर्जे लोगों के अप्रूव हो नहीं रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब। हसन मरतुज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनिए, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे, एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हुकूमत मुल्क में बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार आलमी महंगाई और डॉलर की बढ़ती कीमत को करार देती है। वफाकी हुकूमत और वुज़रा ने नवंबर में यह दावा किया था कि आने वाले 4 से 5 महीनों में मुल्क में महंगाई कुछ कम होना शुरू हो जाएगी, लेकिन हुकूमती इक़दाम से ऐसा होता बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। हुकूमत ने एक्सचेंज कंपनीज पर 16% विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया है, जिसके बाद एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में $1 की कीमत 200 रुपए से भी ऊपर जाने का खदशा जाहिर कर दिया है, क्योंकि एक्सचेंज कंपनीज विद होल्डिंग टैक्स का सारा बोझ सार्फिन को मुंतकिल कर देंगी, जिन्हें $1 पर 20 रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके नतीजे में डॉलर का जो शरह तबादला है, जो एक्सचेंज रेट है, वो 200 रुपये या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मलिक बोस्तान का यह कहना है कि
इस वक्त विद होल्डिंग टैक्स का नफाज समझ से बाहर है, जबकि मार्केट पहले ही गैर मुस्तहकम है। और हुकूमत भी इस वक्त, हुकूमत ने यह कदम क्यों उठाया, और फिर द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट भी हुकूमत कोट कर रही है मुख्तलिफ मौक़ों पर। ख़ुद असद उमर ये कह रहे हैं कि आप देखें कि पाकिस्तान को दूसरे नंबर पर रखा गया है, जहाँ मुआशी हालात इस वक्त कोविड वायरस के बाद बहुत बेहतर हैं। डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर माहिर माशियात हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो एक्सचेंज रेट वाला ये जो मामला है डॉक्टर साहब, क्या वाकई आने वाले दिनों में हम डॉलर को 200 से भी ऊपर जाता देख सकते हैं? और फिर अगर ऐसा हो गया तो ये तो फिर महंगाई की एक नई लहर, एक नया तूफान आ जाएगा। नहीं यार, ये लोगों ने वैसे उड़ा दिया है इस किस्म की। मैं आपके नाज़रीन को समझा देना चाहता हूँ। जी सर। आज फर्ज कर लें कि 176 या 77 है डॉलर है, ठीक है ना, रुपए 176 177 रुपए एक डॉलर के बराबर है आज का एक्सचेंज रेट। आप जाते हैं एक रुपया एक डॉलर एक्सचेंज करने के लिए एक्सचेंज कंपनी के पास में, एक्सचेंज कंपनीज आपको 175 176 जो भी एक्सचेंज रेट होगा वो देगी, लेकिन आपसे वो 10% या जितना परसेंट भी विथ होल्डिंग टैक्स है वो उसमें से कट करके आपको दे देगी। अच्छा, तो एक्सचेंज रेट तो वही रहेगा, आपको थोड़ा पैसा कम मिलेगा। अब आप ये कहें कि यार देखो, मैंने तो $1 दिया था तो मुझे ये तो 100 ज्यादा महंगा पड़ गया, क्योंकि मैंने तो इतना लूज कर दिया, मुझे तो 175 मिलना था, लेकिन ये है कि वो मुझे तो 163 164 मिल रहा है। जी, तो ये है, तो इसमें अच्छा, 200 पे जाने का तो कोई तुक नहीं है ना। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब के ये तो फिर इसलिए हुकूमत ने इकदाम उठाया ताकि लोग जो डॉलर स्टोर कर लेते हैं, जखीरा कर लेते हैं, वो कम से कम करें, चूंकि फिर उन्हें विद होल्डिंग टैक्स की सूरत में नुकसान होगा। जब भी आप उसको डॉलर को रुपये में कैश करने के लिए जाएंगे एक्सचेंज कंपनीज के पास में, तो एक्सचेंज कंपनीज, इसको अगर मैं और भी सिंपल कर दूं आपके नाज़रीन के लिए कि फर्ज कर लें आज $100 जो है, 100 रुपए $1 के बराबर है आज। आप गए $1 आपने एक्सचेंज किया, तो आप तो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको $100 रुपए मिल जाए। बिल्कुल, तो $100 नहीं मिलेगा अगर जितना भी 2% या फेडरल एक्साइज ड्यूटी शायद उसमें लगी है, FED। तो डॉक्टर साहब, होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत कोशिश करे कि डॉलर जो एक्सचेंज रेट है इसको नीचे लाया जा सके। फिर ये होगा कि अब आपको 100 के बजाय 98 रुपीज मिल जाएंगे। सही, वो आपकी बात बिल्कुल मुझे समझ आ गई, उम्मीद है लोगों को भी समझ आ गई होगी। तो ये एक्सचेंज रेट को हुकूमत नीचे क्यों नहीं ला पा रही? कुछ अरसे पहले वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने बताया था कि उन्हें पता चल गया कि ये सट्टेबाज इसमें सरगर्म अमल हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, और कुछ अरसे में ये 154 155 तक 164 165 तक वापस आ जाएगा, जो बता रहे थे कि 8-9 रुपए का इसमें डिफरेंस आ रहा है। अब तक हुकूमत क्यों कामयाब नहीं हो पा रही है? कहाँ लैग कर रही है? कोशिश कर रही है, लेकिन ये एक्सचेंज कंपनीज भी हैं जो ये इतनी आसानी से तो नहीं लाते हैं। जो माफियाज बिहाइंड द सीन काम करते हैं ये थोड़ा तगड़े भी होते हैं, हम सबको पता है। जब रेट ऑफ द स्टेट कमजोर होने लगे तो इस किस्म के माफियाज तो निकल आते हैं, लेकिन बहरहाल हुकूमत कोशिश तो कर रही है। लेकिन जो भी एक्सचेंज रेट जहां भी पहुंचा है हमारा, इसमें सबसे बड़ा रोल है वो IMF का प्रायर एक्शन है। ये जो हमें $1 बिलियन लेना है हमने IMF से, जिसके लिए ये तमाम जस्तजू हम कर रहे हैं, जिसका आपने फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन एक्सचेंज पे जो आपने अभी जिक्र किया, जिसका वो भी उसी का हिस्सा है। अच्छा, तो जब आपने ये रास्ता इख्तियार किया है IMF वाला, तो इसके रास्ते में कांटे ही होते हैं, तो अब आपको सहना पड़ेगा कांटा। सही। और डॉक्टर साहब, जब ये प्रोग्राम अप्रूव हो जाएगा, $1 बिलियन पाकिस्तान के हाथ में आ जाएंगे, उसके बाद क्या ये एक्सचेंज रेट कुछ नीचे आएगा? कोई कमी इसमें हो सकती है, या ये अभी स्टेबल ही रहेगा आने वाले कुछ दिनों तक? भाई देखो, हमने तो जब 3 बिलियन सऊदी अरब ने लाया था हमारे अकाउंट में, तो मैंने कहा था कि ये तो 2 नफलों की मार है। वो 3 बिलियन तकरीबन बहुत सारे खत्म भी हो गए, तो एक्सचेंज रेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये $1 बिलियन भी हम IMF से मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क जो है इसलिए नहीं पड़ेगा कि IMF आपको लाने नहीं देगा इस वक्त। अच्छा, कहने को तो हम कहते हैं कि मार्केट बेस्ड है, तो ये जो हम 152 से 176 पे पहुंचे हैं, या क्या मार्केट मैकेनिज्म के वजह से पहुंचे हैं? या IMF ने हमें हुक्म दिया था कि यहां तक पहुंचाओ, हमने पहुंचाया। अच्छा, तो जब तक आप IMF में रहेंगे आप मजबूर हैं उनकी पॉलिसीज को आपने इम्प्लीमेंट करना है सर, आप बना नहीं सकते हैं पॉलिसी। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब कि आने वाले दिनों में तो किसी वक्त फिर ये ऑर्डर भी आ सकता है कि इसमें 10 या 15 रुपए का मजीद इजाफा कर दिया जाए, तो फिर उसी हिसाब से लोगों पर महंगाई का मजीद बोझ पड़ जाएगा। अगर बारी आ रही है, अगला किस्त जो IMF का आएगा जी,
और उस वक्त ये वो बिल्कुल उनका दिल चाहेगा आपको डाल देंगे, क्योंकि IMF का जो प्रोग्राम होता है ये सियासी प्रोग्राम होता है। अगर हमारे ताल्लुकात अमेरिका से सबको पता है कि अच्छे नहीं है, ठीक है ना, तो ये तो स्टैंडिंग ऑन द रॉन्ग साइड। एक तरह का माशी दलदल है ये, तो फिर इसमें अगर वो इसमें पाकिस्तान धंसता चला जाएगा कि जी आप उनसे कहें कि 10 रुपए और एक्सचेंज रेट को डिवैल्यू करे, IMF ये हमें कहेगा कि जी ये एक्सचेंज रेट को 200 को ऊपर ले जाओ, फिर हम तुम्हें डॉलर रिलीज करेंगे। अब आप उस वक्त हुकूमत पर डिपेंड करता है कि उसके सामने सरेंडर कर दे या ना, या डट जाए। लेकिन डॉक्टर साहब डट जाने पे ऑप्शन क्या होता है फिर, अगर डट जाए? ऑप्शन होता है यार, ये जो लोग कहते हैं कि ऑप्शन क्या है, ये दुनिया ऑप्शन से भरपूर है। अच्छा, ये कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही ना हो? यार अब एक न्यूक्लियर पावर मुल्क है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर भी जब इस बारे में गुफ्तगू करते हैं कितनी अपनी बेबसी अब जाहिर करते हैं। उनके भी जहन में किसी ने बिठा दिया कि IMF ही है जो सबसे सस्ते कर्जे देता है। आपको बताऊं, आपके प्रोग्राम के जरिए से एक IMF का इकोसिस्टम डेवलप हो गया है, खासकर इस्लामाबाद में इकोसिस्टम है। फौरन अखबारात में 1-2 आर्टिकल आने शुरू हो जाएंगे। अगर ये हुआ तो बड़ी बर्बादी होगी। जो प्राइम मिनिस्टर पढ़ेगा, अच्छा ये लिख रहे हैं, ये ब्रांडेड स्टोरीज होते हैं। 1-2 को तो मैंने पकड़ा भी है। अच्छा, 1-2 को मैंने पकड़ा भी है इसी हवाले से। ये ब्रांडेड होते हैं। ये इकोसिस्टम, जैसे मैंने कहा ना कि एक सिस्टम डेवलप हो गया है। ये बहुत सारे जो रिटायरीज हैं वर्ल्ड बैंक, IMF के, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये एक्टिव हो जाएंगे। ये सोशल मीडिया पे चलाना शुरू कर देंगे। ओहो अगर नहीं गए तो इधर से पैसा बंद हो जाएगा, उधर से बंद होगा, और वो धड़ाधड़ फैलाना शुरू करते हैं। ये पूरा इकोसिस्टम है। मुझे मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर को इन्हीं लोगों ने प्रेशर में डाल दिया लाकर। अच्छा, इसी तो मैं प्राइम मिनिस्टर से कहता हूं कि यार जो आपको कहते थे कि अगर नहीं गए तो IMF में ये बर्बादी होगी, उससे तो पूछो तो सही बुलाकर कि यार हम तो चले गए IMF में, अब ये बर्बादी क्यों है हमारे साथ में। बिल्कुल सही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन साहब, माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे, और कि किस तरह से आगे माशी सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर हो सकती है अगर पाकिस्तान इस IMF के प्रोग्राम से बाहर आने में संजीदा नहीं हुआ तो मज़ीद मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। और मुश्किलात सिर्फ मुआशी मैदान में नहीं है, बल्कि एक मुश्किल ये भी है कि इस वक्त कराची की मौजूदा सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है और हर घर में ही कोई ना कोई शख्स बीमार है, और उसमें कम बुखार के साथ साथ नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और सर दर्द की अलामात पाई जा रही हैं, जिसे डॉक्टर्स कोरोना की 5वीं लहर यानी ओमिक्रॉन भी करार दे रहे हैं। शहरियों की बहुत कम तादाद ऐसी है जो कि कोरोना के PCR टेस्ट करवा रही है, जिससे दुरुस्त आदाद शुमार सामने आ ही नहीं रहे। मगर इसके बावजूद जो आदाद शुमार सामने भी आ रहे हैं वो भी इंतहाई तशवीशनाक हैं, और शहर में कोरोना के केसेस में गुज़िश्ता 2 माह के मुकाबले में 100% से भी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक जनवरी में कोरोना केसेस नवंबर और दिसंबर से भी दुगने रिपोर्ट हो रहे हैं। शहर के तमाम अजला में सैकड़ों में आने वाले आदाद शुमार अब हज़ारों तक जा पहुँचे हैं, और कोरोना केसेस की दौड़ में ज़िला शर्की सबसे आगे है, जहां जनवरी के 20 रोज़ में 10,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। हालांकि ज़िला शर्की में नवंबर में 961 और दिसंबर में 1509 केसेस रिपोर्ट हुए थे। ज़िला जनूबी में जनवरी के 20 रोज़ में 5,800 से ज़ायद केसेस अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि ज़िला जनूबी में नवंबर में 453 और दिसंबर में 1118 केसेस रिपोर्ट हुए थे। इसी तरह ज़िला वस्ती में जनवरी के इब्तिदाई 20 रोज़ में 3,200 से ज़ायद केसेस अब तक सामने आए हैं, जबकि नवंबर में यहाँ पर 175 और दिसंबर में 216 केसेस रिपोर्ट हुए थे। इसी तरह ज़िला कोरंगी में जनवरी के इब्तिदाई 20 रोज़ में 1,500 से ज़ायद केसेस अब तक सामने आए हैं। ज़िला कोरंगी में नवंबर में 449 और दिसंबर में सिर्फ 397 केसेस मौजूद थे। ऐसे ही ज़िला मलीर की सूरत हाल भी आपको बताते हैं, जहां जनवरी के इब्तिदाई 20 रोज़ में 1,079 केसेस सामने आए हैं, जबकि नवंबर में यह तादाद सिर्फ 95 थी, जो दिसंबर में थोड़ा बढ़कर 113 हो गई थी। फिर ज़िला गरबी में जनवरी के इब्तिदाई 20 रोज़ में 2,800 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, और ज़िला गरबी में नवंबर में 479 जबकि दिसंबर में 470 केसेस थे। इस तशवीशनाक सूरत हाल से ख़ुद को कैसे निकालना है, इससे हम सब गुज़िश्ता 2 बरस में खासी मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, SOPs को भी मुकम्मल नज़रअंदाज ना करें, बल्कि इसका ख्याल रखें और उनको अपनाएं, और SOPs का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, मास्क पहनें, हाथों को सैनिटाइज़ करें, साफ़ सुथरा रहने की कोशिश करें ताकि इस वायरस और इस वबा से महफूज रह सकें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।